नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम दुख का अधिकार नामक कहानी पढ़ने वाले हैं, जिसमें कहानीकार यशपाल दुख करने के अधिकार से संबंधित प्रश्न उठाते हैं। यह एक अत्यंत मार्मिक कहानी है, तो आइए इस पाठ की विस्तृत चर्चा करते हैं। मनुष्य के जीवन में हर क्षण सुख दुख लगा ही रहता है। वह चाहकर भी इससे आजाद नहीं हो सकता। कई बार जीवन में बहुत बड़े दुख भी आते हैं, किंतु परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उस दुख को झेलते हुए भी मनुष्य को रोजमर्रा के काम करने पड़ते हैं। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ मनुष्यों को दुख तक मनाने का भी अधिकार नहीं है। उनके पास 2 रूखी सूखी रोटी कमाने के बाद इतना भी समय नहीं होता कि वे अपने दुख पर कुछ क्षण शोकाकुल रह सके। यद्यपि मन पीड़ा से भरा रहता है। प्रस्तुत कहानी इसी सत्य को दर्शाती है। इस कहानी के माध्यम से पता चलता है कि दुख का अधिकार भी केवल उन्हीं लोगों के पास है जिनके पास धन है। गरीब तो सही तरह से शोक भी नहीं मना सकते, क्योंकि उन्हें रोजगार की चिंता सताती रहती है। घर में चाहे कोई भी घटना हुई हो, उन्हें काम पर जाना ही पड़ता है। यदि उन्होंने पैसे नहीं कमाए तो शोक के साथ साथ भूखे रहने की भी नौबत आ सकती है। बच्चों, कहानी में प्रवेश करने से पहले हम कहानीकार के विषय में जानेंगे। यशपाल का नाम हिंदी साहित्य के बड़े कहानीकार एवं उपन्यासकारों में आता है। इनका जन्म 3 दिसंबर सन 1903 ईस्वी को पंजाब के फिरोजपुर स्थित छावनी में हुआ था। इनकी मृत्यु 26 दिसंबर सन 1976 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम हीरालाल एवं माता का नाम प्रेम देवी था। विद्यार्थी जीवन में ही इन्होंने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र भाग लिया। ये कई बार जेल भी गए तथा वेश बदलकर इस शहर से उस शहर घूमते रहते थे। इनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि कई बार अंग्रेज अधिकारी भी इन्हें कोई बड़ा अफसर समझकर सैल्यूट कर देते थे। बाद में इन्होंने सशस्त्र विरोध छोड़कर लेखन का रास्ता अपनाया। इनकी हर रचना के रेसे रेसे से समाज के रूढ़ियों से लड़ने की प्रेरणा मिलती है। इनके द्वारा रचित उपन्यासों में झूठा सच, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, अमिता आदि का नाम आता है। इनके प्रमुख कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, धर्मयुद्ध, फूलों का कुर्ता, ज्ञानदान, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूल आदि हैं। इन्होंने कई नाटक भी लिखे, जिनमें नशे नशे की बात, रूप की परख, गुड बाय आदि हैं। इसके अलावा इनके कई निबंध तथा संस्मरण भी हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ का विस्तारपूर्ण अध्ययन। आजकल बाजार में कई तरह की पोशाक देखने को मिलती है। विभिन्न प्रकार का पहनावा मनुष्य को विभिन्न वर्गों में बांट देता है, या यूं कहा जा सकता है कि मनुष्यों को आपस में बांट देता है। लोग अक्सर पोशाकों को देखकर आदमी का दर्जा, उसका अधिकार एवं उसकी आर्थिक स्थिति आदि का अनुमान लगाने लगते हैं। तभी तो पंडित की पोशाक अलग है और पुलिस की पोशाक अलग। पोशाक की यह विभिन्नता अनुमान लगाने के लिए रास्ते खोल देती है। कई बार यही पोशाक हमारे लिए अड़चन का रूप भी ले लेती है। यदि कभी निचली श्रेणी के लोगों की अनुभूति, उनका जीवन एवं उनकी समस्याओं को समझने की इच्छा होती है, तो यही पोशाक बंधन का रूप ले लेते हैं। हम अपने स्तर का पोशाक पहनकर निचले स्तर पर नहीं जा सकते। अतः पोशाकों से हमारे स्तर की सीमा निर्धारित हो जाती है और हम नीचे की तरफ नहीं उतर पाते। जिस प्रकार एक कटी हुई पतंग को हवाएं अचानक भूमि पर गिरने से रोकती है, ठीक उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक भी हमें झुकने से रोक देती है। लेखक एक बाजार से गुजरते हुए देखते हैं कि फुटपाथ पर बैठकर एक बूढ़ी औरत खरबूजे बेच रही है। उसने कुछ खरबूजे जमीन पर रखे थे और कुछ एक डलिये में, किंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। पूरे भरे बाजार में उस बुढ़िया के खरबूजे का एक भी ग्राहक नहीं था। वह बुढ़िया स्वयं कपड़े में मुंह छिपाए घुटनों पर सिर रख रोए जा रही थी। आसपास के दुकान वाले उसकी तरफ घृणा से देखते हुए भला बुरा बोल रहे थे। लेखक उसकी ओर ध्यान से देख रहा था। इस वीडियो का शेष हिस्सा अगले वीडियो में देखिए।